नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास विषय पर अध्ययन कर रहे थे। उसी संदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद का अभ्युदय होता है। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद का उद्भव माना जाता है। प्रयोगवादी जो कविता है वह प्रगतिवाद के अवसान के पश्चात उद्भूत होती है। प्रयोगवाद को हम और समझे उससे पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। प्रयोगवाद एक ऐसी साहित्यिक धारा को दिया गया नाम है जिसने स्थापित मान्यताओं को पुनर्परीक्षित करके नए प्रयोग किए। वस्तुतः नए प्रयोगों के माध्यम से प्रयोगवाद साहित्य में क्रांति लेकर आई नई काव्य धारा थी, जो सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक और 1953 में प्रकाशित दूसरा सप्तक प्रयोगवाद के प्रमुख संग्रह के रूप में देखे जाते हैं। प्रयोगवाद का अर्थ निर्धारण करते हुए उसकी परिभाषा देते हुए लक्ष्मीकांत वर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवाद को ज्ञात से अज्ञात की ओर, पुराने से नवीन की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता कहा जा सकता है। उन्होंने कहा है ये जागरूकता व्यक्ति सत्य और व्यापक सत्य के स्तरों पर व्यक्ति की अनुभूति की सार्थकता को भी महत्वपूर्ण मानती है। इसी प्रकार से डॉक्टर देवराज कहते हैं कि पुरानी कविता रूढ़िग्रस्त और अरोचक हो उठी थी। दूसरे काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाना था, अतः काव्यगत निबद्ध अनुभूति को जन जीवन के संपर्क में लाना था। बदलते हुए जीवन की नई संवेदना के उद्घाटन के लिए अथवा नए मूल्यों की प्रतिष्ठा एवं नवीन प्रयोग करने के लिए प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तो मुख्य रूप से जो देवराज बात कहते हैं वह यही है कि रूढ़िग्रस्तता और अरोचकता को हटाकर काव्य भाषा को जन भाषा के निकट लाकर जो नए प्रयोग किए गए वह प्रयोगवादी कविता के नाम से अभिहित किए गए। अब हम देखते हैं कि प्रयोगवाद के उदय के क्या कारण रहे। साहित्य में प्रयोगवाद की उदय के मूल में कौन कौन सी परिस्थितियां रही, इसकी जानकारी आवश्यक है। प्रगतिवाद का जो आंदोलन था वह राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आज़ादी प्राप्त हो जाती है मध्य वर्ग के सम्मुख कोई ऐसा आदर्श नहीं रहता है कि वह अपने आप को सामूहिक आदर्श के साथ जोड़ पाए। देश के नव निर्माण में नवीन आकांक्षाओं को इसने जगाने का कार्य करने के लिए किया। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और प्रगतिवाद के द्वारा ईश्वर के विरोध ने एक अनास्था का भाव उत्पन्न कर दिया था और इस अनास्था के भाव ने प्रयोगवाद को जन्म दिया। अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शिविर और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी शिविर के बीच बढ़ते हुए तनाव ने भी लेखकों और बुद्धिजीवियों के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी देशों ने कम्युनिस्ट देश और मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रचार किया। इन प्रचार ने लेखकों और बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया और इस बात को प्रमुखता दी जाने लगी कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह सर्वोत्तम मूल्य है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टी.एस. इलियट, एजरा पाउंड, फ्रायड, एडलर आदि के प्रभाव से यूरोपीय जो साहित्य था उसमें यौन कुंठाओं और विभीषिकाओं का चित्रण किया जा रहा था, जिसका प्रभाव भी भारतीय साहित्य पर पड़ा। और इसके साथ साथ बौद्धिकता का विकास प्रयोगवाद की उत्पत्ति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। जीवन में जो निरंतर जटिलताएं और निराशा का प्रादुर्भाव हो रहा था, एक नए मार्ग की तलाश जीवन के लिए आवश्यक हो गई थी और प्रयोगवाद इस नवीन सोच का वाहक बनकर सामने उपस्थित होता है और प्रयोगवाद के अभ्युदय के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती है। प्रयोगवाद शब्द जो है वह वस्तुतः दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोग और वाद, जिसमें पहला शब्द प्रयोग विज्ञान से संबंधित है और दूसरा वाद सिद्धांत अथवा मत के से। प्रयोग का अर्थ है कि किसी भी वस्तु की पूर्व मान्य प्रकृति का पुनर्ज्ञान प्राप्त करना। प्रयोग का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण और पाए गए सत्य का ग्रहण करना है। इस आधार पर प्रयोग एक प्रक्रिया है, उद्देश्य नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर जब हम प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अनुभूति पक्ष यानी इसकी विषय वस्तु जो है वह किस किस रूप में विशिष्ट रूप से हमारे सामने आती है।
सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगवाद का अनुभूति पक्ष। सबसे पहले उसमें है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता छायावादी कविता में भी थी, लेकिन प्रयोगवाद में ये व्यक्तिकता चरम सीमा पर है और वह छायावादी व्यक्तिकता से बिल्कुल अलग है। छायावादियों की जो व्यक्तिकता थी वह रोमानियत से भरपूर, स्वप्निल और मनोहारिता से युक्त थी, लेकिन प्रयोगवादियों की ये व्यक्तिकता शुष्क, पत्र डंठल विहीन है। इसमें शालीनता और रमणीयता नहीं दृष्टिगोचर होती। ये मन के अंदर की दमित वासना की अभिव्यक्ति अधिक दिखाई देती है। जैसे नदी के द्वीप कविता है आगे की, जिसमें आगे ने व्यक्ति के एकांत महत्व पर बल दिया है। उनके अनुसार व्यक्ति द्वीप के समान है, जो काल रूपी नदी के बीच दृढ़ता से स्थित रहता है और समाज रूपी भूखंड की तरह नदी को कभी गंदला नहीं करता। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति यह आग्रह मध्यम वर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो व्यक्तिक असंतोष से उपजी है। छायावाद में भी मध्य वर्ग केंद्र में था, लेकिन यह जो मध्य वर्ग है उसकी चेतना उधर्वमुखी है। लेकिन प्रयोगवादी जो कविता में मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वह असंतोषी है, समाज से कटा हुआ है और उसके दर्द की अभिव्यक्ति प्रयोगवादी कविता में अधिक हुई है। प्रयोगवाद की अगली विशेषता है सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण। नामवर सिंह ने तो नाम ही दिया कि सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण ही प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। आगे ने भी कहा है कि प्रयोग दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है, दूसरा उसे प्रेषित भी करता है, उसको प्रेषित करने के साधनों का अन्वेषण है। तो सत्य का निरंतर खोज करना और उसे प्रेषित करना प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में आता है। तीसरी अगली विशेषता है यथार्थ दृष्टिकोण। प्रयोगवाद ने प्रयोगशीलता की अतिशयता के कारण यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वह अधिक अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। प्रयोगवाद की जो कविता है वह फ्रायडवाद, चेतन, अचेतन, दमित कुंठाओं इत्यादि को साथ लेकर चलने के कारण इनका जो यथार्थ वर्णन है वह मोह के अभाव में रूप में होने के बजाय साधारण और सहज रूप से अधिक यथार्थ यहाँ पर हमें दृष्टिगोचर होता है। प्रयोगवाद की अगली विशेषता है विचारधारा से मुक्ति। प्रयोगवादी कवि ये मानते हैं कि किसी भी विचार, बात या भेद को लेकर सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्य तक पहुंचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। कि जीवन संघर्ष में किसी बाह्य सत्य या वैज्ञानिक दर्शन की उपयोगिता को वह स्वीकार नहीं करते हैं। वह स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्यम। दिया का अभिप्राय यहाँ किसी न किसी वाद, विचारधारा या पहले से खोजे गए सिद्धांत से है। क्या प्रबंध कर चले, यह जो दिया लिए तुम चले खोजने सत्य, क्या प्रबंध कर चले कि जिस बाती का तुम्हें भरोसा अकंपित, उज्जवल, एक रूप, निर्दोष। स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि सत्य की खोज करने के लिए नवीन रास्ता ही श्रेष्ठकर है। इसके पश्चात है बौद्धिकता। जीवन की जटिलताओं को भोगने के कारण प्राय सभी प्रयोगवादियों ने बौद्धिकता का वर्णन किया है, और यह बौद्धिकता राग प्रेरित नहीं है। इसमें बौद्धिक चमत्कार का अंश इतना अधिक है कि यह अनुभव ही नहीं होता कि कविता का संबंध कभी राग से हो सकता है। ये बौद्धिकता जब कविता में अभिव्यक्त होती है तब ऐसा लगता है कि कविता कविता न रह करके एक बौद्धिक व्यायाम बन गई है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नारी चित्रण और प्रेम का अंदाज भी छायावादी कवियों का अलग है। छायावादी जो कवि हैं, नामवर सिंह लिखते हैं कि छायावादी कवि प्राय प्राकृतिक मोहक पृष्ठभूमि में अथवा प्राकृतिक प्रतीकों के माध्यम से नारी की छाया प्रतिमा निर्मित करते रहे, लेकिन प्रयोगवादी कवि ने यहाँ भी अप्सरामयी नारी को स्वर्ग स्थित गरिमा में पद से उबारते हुए सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया। प्रयोगवाद में प्रेम की अभिव्यक्ति भी प्रयोगवाद के धरातल पर हुई है, और इससे प्रयोगवादी कविताओं में प्रेम भावुकता पूर्ण रूप में व्यक्त नहीं हुआ, वह बौद्धिक धरातल पर अभिव्यक्त हुआ है। आगे की कविता हरी घास पर क्षण भर में हम ये रूप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रकृति चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति चित्रण में भी यथार्थ दृष्टि का परिचय दिया है। कवि प्रकृति की सूक्ष्म गतिविधियों के
उसके रस, रूप, गंध, स्वर, अनुभवों को शब्दबद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगे, शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर आदि की कविता में हम प्रकृति का ये नवीन रूप देख सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है उषा। उसमें नभ का चित्र, आसमान का चित्र खींचते हुए वो लिखते हैं, प्रातः नभ था बहुत गीला, शंख जैसे भोरे का नभ, राख से लिपा हुआ चौक अभी गीला पड़ा है। बिल्कुल नवीन रूप से वह आसमान का वर्णन करता है, नए उपमानों के माध्यम से आसमान का वर्णन करता है। तो ये नवीनता, ये प्रयोग धर्मिता प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता थी। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रयोगवाद की विषय वस्तु या अनुभूति पक्ष की दूसरी विशेषता है पलायनवाद। जीवन की बौद्धिकता, निराशा, अनास्था इन्हें पलायनवादी बनाती है। आगे की कविता में हम देखते हैं, वह लिखते हैं, अल्लाह रे अल्लाह होता न मनुष्य में होता कर्म कल्ला, रूखे कर्म जीवन में उलझता न पल्ला। तो जो पलायनवादी प्रवृत्ति है इस कविता में स्पष्ट रूप से हमें दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्ति है, व्यक्तिकता, प्रकृति चित्रण, नारी प्रेम, यथार्थ दृष्टिकोण, इन सब में जो मुख्य बात, मूल बात उभर कर आती है वह है पहले से जो जाना हुआ है, जो पहले से स्थापित है, उसके स्थान पर नवीन रूप से इन समस्त उपादानों की अभिव्यक्ति प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रयोगवाद की अगली प्रवृत्तियां अभिव्यंजना रूप में किस रूप में आती है। सबसे पहले अभिव्यंजना का तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु, जो अनुभूति है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए किस प्रकार के औजारों का प्रयोगवादी कवि कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। प्रयोगवादी काव्य की भाषा सर्वथा भिन्न है। छायावादी कविता की भाषा में जो कोमलता और सुकुमारता के गुण थे, प्रगतिवादी कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया, प्रयोगवाद में शब्द प्रयोग की ओर ध्यान दिया गया। और प्रारंभ में हम देखते हैं कि इस प्रयोग धर्मिता के कारण प्रारंभ की जो भाषा है वह दुरूह भी है, कठिन भी है, उसमें अनगढ़ वर्ण भी अधिक दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे सहज और सरल भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। भाषा भावहीन है, जिसके कारण वह गद्यात्मक भी हो गई है। भाषा में गैरता और अलंकारिकता भी कम है। शमशेर बहादुर के जो शब्द हैं वो बहुत अधिक सरल है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुत गहन भी है। वह केवल शब्दों तक की अपनी कविता के अर्थ को नहीं बांधते, बल्कि उसके आगे के शब्दों के मौन अंतराल में भी उनमें काव्य छिपा हुआ होता है। छंद और लय की बात करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं कि छायावादी युग में जो मुक्त छंद वैकल्पिक था, प्रयोगवादी कविता का मुख्य स्वर हो गया। मुक्त छंद को ही विशेष रूप से अपनाने के कारण प्रयोगवादियों ने नए नए स्वर और नई नई लयों के प्रयोग किए हैं। छायावादी कविता में मुक्त छंद पंथ के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह मुक्त छंद को अपनाना एक विकल्प के रूप में था, लेकिन यहाँ पर प्रयोगवादी कविता में आते आते कविता मुक्त छंद की ओर पूर्णतः उन्मुक्त होती हुई प्रतीत होती है। प्रतीक की दृष्टि से देखें, आगे काव्य में प्रतीकों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने तो लिखा भी है कि कोई भी स्वस्थ काव्य नए प्रतीकों की सृष्टि करता है, और जब वैसा करना बंद कर देता है तो वह जड़ हो जाता है, या जब जड़ हो जाता है तब वैसा करना बंद करके पुराने प्रतीकों पर ही निर्भर रहने लगता है। हर कविता में हर विषय को व्यक्त करने के लिए आगे नए नए प्रतीकों के अन्वेषण की बात करते हैं। उनकी कविता सोन मछली इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है, रूप तशाबी और कांच के पीछे है जिजीविषा। प्रयोगवादी कविता में हम देखते हैं कि जो प्रतीक है वह लाक्षणिक वक्रता से आगे बढ़कर सांकेतिक अर्थ की अभिव्यक्ति करने में भी सक्षम होते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रतीकों के माध्यम से केवल लक्षणा का ही प्रयोग नहीं होता, उसके आगे वह उस संकेत के माध्यम से भी बहुत कुछ अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे नदी के द्वीप कविता है, उसमें द्वीप, नदी अपने सांकेतिक अर्थ के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं उपमानगत विचित्रता।
आगे कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए, देवता उनसे कर गए कुछ। आज तक जो कविता में बहुत सारे उपमान प्रयोग में किए गए हैं, आदिकाल से लेकर अब तक की कुछ उपमान प्रयोग में आए हैं। आगे कहते हैं कि अब ये उपमान मैले हो गए, अब इनमें जो सौंदर्य है, जो वक्रता इसके माध्यम से उत्पन्न हो रही थी, अब ये उपमान उस वक्रता को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। समय के अनुसार अब नए उपमानों की खोज की जानी चाहिए। और प्रयोगवाद में हम ये उपमानगत नवीनता भी देखते हैं। कोका कोला जैसा हुस्न, अंतिम जलती तीली सी हंसी, ये नवीन उपमानों का एक उदाहरण कहा जा सकता है। विषयगत नवीनता की यदि हम बात करें तो चाय की प्याली, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिया जैसे विषय पर भी कविता लिखी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नवीन विषय को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा, छंद, प्रतीक, उपमानगत नवीनता भी अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होती हुई इस कविता में दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस काल के प्रमुख कवियों की, तो हम कह सकते हैं अगे, शमशेर बहादुर सिंह और तार सप्तक के कवि, प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक के कवियों को इस काल के कवियों में हम गणना कर सकते हैं। मुख्य रूप से प्रयोगधर्मिता को अपनाने वाला ये काव्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मुख्य स्थान रखता है, प्रमुख स्थान रखता है। कविता को नवीन बनाने के कारण इस वाद का महत्व स्वयं में सिद्ध है। आगे की कक्षा में हम प्रयोगवाद के बारे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।